wrong. Okay. So here question number 1 आपने पूछा है बेटा. Between two stations, a train accelerates from rest uniformly at first and then moves with a constant velocity and finally retards uniformly to come to rest. If the ratio of time taken is 1:8:1, then maximum speed attained be 60 km per hour. Then what is the average speed over whole journey? आपसे average speed over whole journey पूछा है. तो average speed over whole journey क्या होगा बच्चा? Total displacement traveled upon total time taken, yes or no? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? Yes. टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. बराबर. तो अब उसको थोड़ा ध्यान देते हैं. अगर मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करूं, देखिए अभी तक हमने इस क्वेश्चन को पहले क्या किया था बच्चा? नॉर्मली सॉल्व किया था. अगर आपको याद हो तो ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं जहां पे ए से एक्सेलरेट किया था, फिर कुछ देर कांस्टेंट रहा और फिर क्या हुआ? ए से डिसेलरेट किया. ऐसा क्वेश्चन किया है क्या हमने पहले बेटा? Yes. बोलो. Yes, sir. मैंने किया. तो अभी क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं भाई कि ये एक्सेलरेट भी कर रहा है और डिसेलरेट भी कर रहा है. और क्योंकि देखो तुम पहले एक्सेलरेशन का टाइम और डिसेलरेशन का टाइम कांस्टेंट है और इक्वल है ना? 1:1 दे रखा है कि नहीं? और अगर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का टाइम इक्वल है और दोनों को सेम, मतलब 0 से 60 जा रहा है, 60 से 0 जा रहा है, मतलब दोनों एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या दोनों बराबर होगा बेटा? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों क्या हो जाएगा? बराबर. और अगर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ दोनों के लिए क्या होगा बच्चा? इक्वल रहेगा. तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये यहां से यहां पहुंचा. फिर हमने कहा कि ये 8t टाइम के लिए क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा और फिर ये फिर से रिटार्ड होगा. तो अब तुम मुझे बताओ, अगर ये टाइम हमारा क्या है बेटा? t. और ये टाइम क्या हो जाएगा फिर? 9t. और ये क्या हो जाएगा? 10t. कितने लोग को ये बात समझ में आ गई? हाथ उठाए प्लीज. कितने लोग को ये बात क्लियर हो गई है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, है ना, मोर देन हाफ बच्चों ने अपने हाथ उठा लिए. इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि बाकी लोग देख रहे हैं. ठीक है. ओके. ओके. अब मुझे क्या करना है बेटा? मुझे फाइंड करना था एवरेज स्पीड. नो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? क्योंकि अब देखो भाई, ये तो अपने को बता दिया ना कि ये मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है. मैक्सिमम स्पीड क्या हो गई बच्चा? 60 किलोमीटर पर आवर हो गई. तो क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो? एरिया क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो अब तुम यहाँ पे क्या लिख लोगे बेटा? क्या एरिया लिखोगे? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना? तो ये साइड कितना हो गया? 8t. और ये साइड कितना हो गया? 10t. बराबर. तो हमें क्या लिखने को मिलेगा? 8t प्लस 10t मल्टीप्लाइड बाई 60. ये क्या है बच्चा? दिस इज एरिया एंड दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट. दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बिकम इक्वल टू, क्या ये 2 से कट जाएगा बच्चा? 30 आएगा. एंड 18 3 जा 54. So this will become 540 t. Yes or no? Now you want to find out average speed. So what is average speed बच्चा? क्या average speed आपका होगा total displacement, that is 540 t divided by 10t. So t will cancel out and you will get 54 kilometer per hour. Yes or no? Yes, sir. Yes, yes. ठीक है. Yes, sir. Sir, समझ में आ गया diagram. बच्चा ये क्वेश्चन? बोलो क्या बोल रहे थे बेटा? सर डायग्राम एक बार रिपीट करेंगे क्या? मैं समझ नहीं डायग्राम आया. फिर से रिपीट कर देता हूँ. देखो बेटा क्या दिया है तुमको? क्या तुमको टाइम का रेशियो दिया है? 1:8:1. 1:8:1. इसका मतलब एक्सेलरेट होने का टाइम और डिसेलरेट होने का टाइम एक बराबर होगा ना? बोलो. हाँ. और एक्सेलरेट हुआ 0 से 60 और डिसेलरेट हो रहा है 60 से 0. तो मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन है a, तो डिसेलरेशन क्या होगा? -a. अंडरस्टूड? यस.
मतलब दोनों साइड का स्लोप क्या इक्वल होगा, हाँ और टाइम भी इक्वल होगा फिर, है ना, टाइम भी क्या हाँ होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल। अब मैंने कि भाई पहले ही एक्सेलरेट किया, फिर ये कांस्टेंट स्पीड से चला 8 × t टाइम तक, है ना, 8 × t टाइम तक क्या किया बच्चा, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और उसके बाद फिर ये डिसेलरेट किया है। समझ में आई मेरी बात क्या बेटा? हाँ तो अब मेरे पास वीटी ग्राफ तैयार हो गया। हाँ मुझे चाहिए थी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या किया बेटा, एरिया निकाला, और एरिया किसका निकाला, ट्रेपीजियम का, जिसकी वैल्यू है 540t। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया 540 × t, और टोटल टाइम क्या होगा बच्चा, t+8t+t, यानी कि कितना, 10t, 20। है ना। तो व्हाट विल बी देन एवरेज स्पीड, t विल गेट कैंसल्ड आउट, है ना, और 0 से 0 कट के 54 km/h आंसर हो जाएगा ना बच्चा। हाँ अभी क्या पूरा क्लियर हो गया? यस सर। डन। एनीवन एल्स? देखो, मैं ये आपको ग्राफ का डायग्राम पहले बताना चाहता था, लेकिन पिछले सेशन जब हम लोग लिया था, तो वहां पे मैंने आपको बिल्कुल एनालिटिकल मेथड बताया था। ये मैं आपको उससे भी ज्यादा इजी एंड शॉर्टकट वे आपको बताया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर होगी ना बात? चलिए, Yes, sir. नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस with instantaneous speed is given by v square is equal to 108 minus 9x square. The acceleration of particle is, तो भाई बता, तो सिंपल सी बात बताओ मुझे, क्या तुमसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv बाई dx। सर आपने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? क्योंकि मैं यहाँ पे v देख रहा हूँ और यहाँ पे x देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइम नहीं देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी v dv बाई dx। यस और नो? यस सर। चलो बेटा, ठीक है। तो अब अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, तुम मुझे बताओ, dv बाई dx है ना भाई, क्या है, dv बाई dx। तो क्या मेरे पास ये इक्वेशन है, बेसिकली मुझे dv बाई dx निकालना पड़ेगा। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो मुझे v स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर मिलेगा ना। अगर ऐसा हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ v। डिफ्रेंसिएशन करने जा रहा हूँ बेटा मैं डिफ्रेंशिएट किससे करूंगा, मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा x से। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ 108 माइनस 9x स्क्वायर। क्लियर? अब तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे v का डिफ्रेंसिएशन होना है पर x से, क्या डिफरेंट वेरिएबल है ना, और डिफरेंट वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या हम लोग पहले डिफ्रेंसिएशन एज इट इज कर देंगे, और लास्ट में हम लोग उसे dv बाई dx लिख देंगे? यस। तो अब यहाँ पे v स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चा, x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है n, x की पावर n-1। तो v पावर 2 का डिफ्रेंसिएशन है बच्चा 2, और v की पावर 2-1 यानी कि v। एंड देन वी हैव टू पुट dv बाई dx, बिकॉज डिफरेंशियल जिससे हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन जिससे हम लोग कर रहे हैं, वो वेरिएबल डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, उसके सामने, तो जब डिफरेंशिएट को कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 9 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, है ना। अब तुम मुझे बताओ, क्या 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या, v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9x। तो तुम मुझे बताओ, क्या मुझे यही तो फाइंड आउट करना था ना, v dv बाई dx?
and this will become our acceleration. So this is our acceleration A and this is our answer -9x. क्लियर हो गया क्या बेटा? यस। देख लो, समझ लो, नहीं समझा तो फिर पूछो। डन क्या बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3। टैक्सीज लीव स्टेशन X फॉर स्टेशन Y एवरी 10 मिनट। ठीक है, हर 10 मिनट में वो लीव कर रहा है। साइमल्टेनियसली अ टैक्सी लीव्स स्टेशन Y फ्रॉम स्टेशन X एवरी 10 मिनट। ठीक है, द टैक्सीज मूव at same constant speed and go from X and Y और वाइस वर्सा in 2 hour। मतलब आपको समय दे दिया है, 2 घंटे लग रहे हैं इसमें, और हर 10 मिनट पे लीव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड है। तो क्या क्या बातें होगी भाई? एवरी 10 मिनट, एवरी 10 मिनट में टैक्सी एक लीव कर रही है। दूसरी बात क्या बोला? स्पीड कैसी है? कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड कैसा है बच्चा? कांस्टेंट है। और समय कितना लग रहा है? 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। कितने बच्चा? 120 मिनट। अब बोल रहा है हाउ मेनी टैक्सीज कमिंग फ्रॉम अदर साइड विल मीट ईच टैक्सी इन राउट फ्रॉम Y to X। तो अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, आप इसे समझेंगे। दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच टेक्निकल, इट इज लॉजिकल। तो अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि दिस पॉइंट इज, भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये X है और ये Y है, ठीक है, तो यहाँ पे एक टैक्सी स्टार्ट करेगी ना, और जब ये चलना स्टार्ट करेगी बेटा, तो क्या यहां से कुछ टैक्सी आ रही होंगी इस डायरेक्शन से? यस और नो? यस। लेकिन जब ये चलना चालू करेगी, क्या बीच रास्ते में टैक्सीज होंगी कि नहीं होंगी? यस। होंगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या ऐसी टैक्सीज होंगी जो कि 10-10 मिनट के गैप पे निकली थी? तो अगर मैं तुमसे बोलूं 10-10 मिनट के गैप पे निकली थी, इसका मतलब अगर एक टैक्सी यहां से चल रही है, तो जो उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि यहां से एक टैक्सी चल रही है, तो क्या 10 मिनट बाद एक टैक्सी तुम्हें यहां पे दिखाई पड़ेगी? 10 मिनट्स, फिर एक टैक्सी तुम्हें यहां दिखाई पड़ेगी 20 मिनट्स, फिर एक टैक्सी तुमको यहां पे दिखाई पड़ेगी, है ना, 30 मिनट्स, फिर एक टैक्सी तुमको यहां पे दिखाई पड़ेगी 40। इसी तरीके से बच्चा 50 पे मिलेगा, 60 पे मिलेगा, 70 पे मिलेगा, 80 पे मिलेगा, 90 पे मिलेगा, 100 पे मिलेगा, 110 पे मिलेगा और 120 पे मिलेगा। अरे हाँ है ना? हाँ। बोलो बेटा। यस सर। यस यस सर। और नो? यस। अब तुम मुझे बताओ, जब ये चलना चालू कर रहा है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो क्या ये टैक्सीज रास्ते में थी? ये टैक्सीज तो अभी रास्ते में प्रेजेंट है ना भाई। हाँ। यहां से लेके यहां तक की जो टैक्सीज हैं, ये तो अभी रास्ते में प्रेजेंट ही हैं। सर इसका क्या, ये भूल जाओ अभी, क्योंकि ये तो निकल चुकी ना जब ये चलना चालू किया। तुम बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बराबर ना बेटा? यस और नो? यस। अब तुम मुझे बताओ, जब इसने चलना चालू किया तो ये टैक्सीज रास्ते में थी, तो जब ये चलना चालू करेगा ये तो मीट करेंगी ही करेंगी ना। हाँ। हाँ। लेकिन जब ये चलना चालू किया तो इसे यहां से यहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे।
इसे यहां से यहां तक पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे भाई? 2 घंटे। तो क्या उस 2 घंटे में यहां से 12 टैक्सी और निकल जाएंगी? यस और नो? यस। तो जब ये टैक्सी यहां पहुंचेगी तब क्या ये 11 तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में ये भी मिलेगी। यानी टोटल टैक्सीज कितनी हो गई बच्चा? 11 प्लस 12 दैट 20। इज इक्वल टू 23। समझ में आया क्या बच्चा आंसर? यस सर सर। बट दोनों तरफ से टैक्सी साइमल्टेनियसली निकलेगी ना? क्या बेटा? दोनों पॉइंट एक्स और वाई से टैक्सी साइमल्टेनियसली निकल रही है ना? यस। सर तो फिर आपने जो फर्स्ट 11 है कभी उस साइड से नहीं निकलेगी? अरे मैंने तो भाई तुमसे क्या पूछा? तुमसे ईच टैक्सी से पूछा है ना, किसी एक टैक्सी को लेना है ना भाई। हाँ। तो जब किसी एक टैक्सी को लेना, तो मैंने इधर से एक टैक्सी को स्टार्ट किया, बाकी इधर से आने दिया। समझ गया क्या? मैंने इधर से जाने को बोला किसी एक टैक्सी को, और बाकी इधर से आने को बोला। तो इस टैक्सी को जितने मिलेगी उससे सभी को मिलेगी ना उतनी टैक्सीज। हाँ। समझ गया मेरी बात? हाँ सर, तो पहली वाली टैक्सी क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, जो पहली वाली आपने नहीं पकड़ी ये वो वाली। क्यों नहीं मिलेगी? हाँ। अरे क्योंकि वो तो पहुंच चुकी है ना, उसका क्या? वो तो इन राउट की बात कर रहा है ना, रास्ते में बात कर रहा है ना। ओके। समझ गया? हाँ। क्लियर है ना बच्चों? क्लियर है क्या बच्चा? यस यस सर। डन। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। A body dropped from top of a tower covers distance 7x in last second of its journey, where x is the distance covered in first second. How much time does it take to reach the ground? How much time does it take to reach the ground? एक बात बता बेटा, क्या तुम्हें गैलीलियो लॉ याद है? x, ये तुमको याद है क्या? 1:2, 3:2, 5:2, 7:2। यस याद सर। आया? यस सर। याद आया ना? तो अगर पहले में चला x तो आखिरी में चला 7x बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है? ड्रॉप किया, लास्ट डिस्टेंस में 7x चला, पहले में x चला, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड? अरे भाई 1, 2, 3, 4, चौथे सेकंड की बात हो गई ना, मतलब 4 सेकंड अपना आंसर है। बोले बेटा, क्लियर है क्या? यस सर। अगर क्लियर है रेज योर यस हैंड सर। फटाफट जल्दी। इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर, व्हाट हैपेंड हियर? सर फिर से एक बार बताओ ना। फिर से बताऊं? तो क्या तुम्हें वो कंडीशन याद है जब मैंने आपको बताया था बच्चा, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो क्या मैंने आपको बोला था कि ऐसी कंडीशन में जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो एवरी nth सेकंड में, मतलब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो 1 नंबर की रेशियो बनेगी। ये बात बताई थी ना बच्चा, 1:3:5:7। यस और नो? यस। एंड इफ दैट इज डन, तो तुम मुझे बताओ, अगर ऐसा हो गया कि भाई ये तो ठीक है सर, आप इतना समझ में आ गया, तो क्या यहाँ पे रेशियो इस तरीके से चल रहा है बेटा? तो अगर पहले में चला x, तो दूसरे में चलेगा 3x, तो तीसरे में चलेगा 5x, तो चौथे में चलेगा 7x। तो तुमसे यही तो पूछ रहा है कि लास्ट सेकंड में चला 7x, मतलब चौथा सेकंड है ना ये, फोर्थ सेकंड। तो पूछा टोटल कितना चला, 4 सेकंड चला। इज दिस ओके? ओके सर। यस सर, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दिन।
आपने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बीटा x। ये क्वेश्चन तो हो चुका है ना यार, ये क्वेश्चन तो बताया जा चुका है ना भाई, लेवल बी होमवर्क में। Yes, sir. फिर Yes, से sir. बताना है क्या? फिर से पूछना बच्चा आपको? बोलो। नहीं. No, sir. जिस किसी ने क्वेश्चन नंबर 6 डाला हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ज्यादा लोगों ने डाला है तो मैं इसे क्या करूंगा, फिर से बताऊंगा, अदरवाइज नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ एक राजवीर ने पूछा है, सिर्फ एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, एंड नन। राजवीर बेटा, आप इसे सेपरेटली पूछ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स is related to time t by equation t is equal to under root of x plus 3, where x is in meter and t is in seconds, then find the displacement of particle when velocity is 0। तो जब velocity 0 हो जाए तब आपको बात करनी है ना, उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस काम को करने के लिए सबसे ये पहले ये पता करना पड़ेगा कि वेलोसिटी 0 हुई कब, वेलोसिटी 0 कब हुई है। तो उसको करें कैसे बेटा? तो सबसे पहले अपने को इक्वेशन क्या गिवन उसको देख लेते हैं। क्या हमको इक्वेशन गिवन है t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं बच्चा t, या फिर x इज इक्वल टू t माइनस 3 की पावर 2 बराबर, जिसे मैं Yes, और sir. क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि बताओ वेलोसिटी कहाँ जीरो हुई। तो वेलोसिटी के लिए लिखूंगा मैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब इस टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या v की वैल्यू होगी बच्चा 2t प्लस 0 माइनस 6। ठीक है, दैट मीन्स v की वैल्यू आ जाएगी 2t minus 6। Now we want to find out the time when velocity becomes 0. So for velocity equal to 0, हम यहां क्या लिखेंगे बेटा कि v is equal to 0, that means 2t minus 6 is equal to 0, that means t is equal to 3 seconds, that means t is equal to 3 seconds। Now if t is equal to 3 second है बच्चों, if t is equal to 3 second है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या है। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, क्या मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 ना भाई। तो यहां पे आंसर क्या लग गया बेटा, ए। समझा क्या? Yes, sir. समझा क्या बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 7 डन, क्वेश्चन Yes. नंबर 7 डन। नेक्स्ट, next is question number 10, question number 10, question number 10, here it is, question number 10। again body start from rest and travels a distance s with a uniform acceleration, then moves uniformly a distance is and finally comes to rest, further moving 5s under uniform retardation।
द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी इज। बेटा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो इसे लास्ट में देखें क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इज इनकम्प्लीट। इसे मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है, फिर उसके बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11 सेइंग बच्चा? ये बोल रहा है पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ लार्ज हाइट, फ्रॉम अ लार्ज हाइट, assume g to be constant throughout the motion. Time taken by it to fall through successive 1 meter each will be 1 मीटर ईच, मतलब हर 1 मीटर पे कितना कितना टाइम लगेगा, इसको ये पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या बेटा? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एवरी 1 मीटर चलने में से कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि दिस इज द लार्ज हाइट जिसकी बात करी जा रही है, ये हमारा वो लार्ज हाइट हो गया। तो अगर यहां से बॉडी को ड्रॉप कराना चालू किया, so let's say this is first 1 meter, this is second 1 meter, this is third 1 meter, this is fourth 1 meter। बराबर ना बेटा? क्लियर है? तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, आगे चल के 5, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, दिस मीन्स ये आपका 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये 4 मीटर है। तुम मुझे बताओ बेटा फटाफट, यहां से यहां तक गिरने का समय क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 × 1 डिवाइड बाई जी, है ना। क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या टाइम का फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ऑफ 2h/g, है ना। चलो फिर यहां से यहां तक का समय क्या होगा? क्या ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/2 डिवाइड बाई जी ना बेटा। फिर यहां से यहां तक का क्या समय होगा बेटा? क्या ये समय आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 × 3 डिवाइड बाई जी? क्लियर है ना? तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं T1 क्या है, तो T1 आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2/g। तो अंडर रूट ऑफ 2/g मिला ना बच्चा, ये कितना मिला? क्या ये √2 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगा? क्या ये √3 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगा? क्योंकि T1 की वैल्यू क्या है? 2/g। बोलो बेटा यस और नो। यहां तक Yes. समझा क्या बच्चों? यस। तो अब तुम मुझे बताओ यहां से यहां तक का समय कितना होगा? यहां से यहां तक का समय तो आपको मिल गया T1। यहां से यहां तक का समय क्या होगा बच्चा? क्या √2 T1 माइनस T1, है ना। तो दिस विल बिकम √2 माइनस √1 T1। यहां से यहां तक का समय क्या होगा? √3 T1 माइनस √2 T1 ना बच्चा। तो दिस वैल्यू विल बिकम √3 माइनस √2 T1। तो फिर यहां से यहां तक का समय क्या होगा? थोड़ा खुद से अंदाजा लगाओ, जल्दी बताओ। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 4 minus root √3 × T1। अब आपसे पूछा क्या है बेटा? क्या आपसे पूछा उसका रेशियो है? अब ये बात तो तय होगी कि पहला ऑल इक्वल तो नहीं होने वाला, बी इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ इंटीजर, ये भी नहीं हो रहा। क्या तीसरा इन द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द इंटीजर, दैट इज √1, √2 - 1, √3 - 2, √3 - √4 - √3 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो दिस विल बी आवर आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay then. Now question number 13. A body is thrown vertically upwards from the top of the tower. It reaches the ground in time T1. Okay, आपने ऊपर फेंका था, T1 टाइम में नीचे गिरा। If it is thrown vertically downward from A with the same speed, it reaches the ground in time
T2। अगर आप उसे वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकते हैं तो इसको टाइम कितना लगा बच्चा? T2। इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए, देन टाइम टेकन बाय इट इज गिवन बाय, तो अब आपको टी निकालना है और T1 और T2 के टर्म्स में निकालना है। कैसे करें इसको? तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है, हमें सिर्फ एक बात बताएगी कि तीनों जो है एक ही टावर से फेंका जा रहा है। जब एक ही टावर से बात हो रही है तो हम इसे क्या कर लेंगे बेटा, एक टावर ऐसे बना लेना। ओके, अब देखो बेटा, एक बॉल को फेंका था ऊपर की तरफ विद वेलोसिटी u, वो ऊपर जाकर के नीचे आए कितने समय में? T1 में। ये आया नीचे T1 टाइम में। दूसरी बॉल को नीचे फेंका था, ये आया टिक्स में बच्चा T2 टाइम में, और तीसरी बॉल को ड्रॉप किया है तो आएगा टी में। हाइट क्या तीनों में? सेम। तो पहले केस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? पहले केस के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि -h इज इक्वल टू u T1 -1/2 g T1 स्क्वायर। ये पहले केस के लिए लिख सकता हूं बच्चा, दिस इज फॉर फर्स्ट केस। अबाउट सेकेंड केस क्या लिखूंगा बेटा मैं? -h इज इक्वल टू -u T2 -1/2 g T2 स्क्वायर। दिस इज फॉर सेकेंड केस। यस और नो? एंड फॉर थर्ड केस में क्या लिखूं बच्चा? माइनस ऑफ h इज इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब यहां से मैं किसी तरीके से अगर h को, अगर मैं किसी तरीके से h को क्या कर सकूं, खत्म कर सकूं, है ना, थर्ड इक्वेशन में, तो मुझे क्या t मिल जाएगा बच्चा। लेकिन मुझे h को इस तरीके से रिप्लेस करना है कि T1 और T2 आ जाए। क्या आ जाए? T1 एंड T2। तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। क्या मुझे यहां पे दिखाई पड़ रहा है? यस और नो? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं बच्चा, ऐड कर दूं, या फिर अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दो में से कोई एक ही काम कर सकते हैं, है ना? यस और नो? बोलो भाई, दोनों को इक्वेट कर दे, एक कंडीशन बना सकते हैं क्या? हाँ सर। अरे यार बता नहीं रहे तुम लोग। यस सर। यस सर। चलो फिर, अब देखो, अगर यहाँ पे दोनों को मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या h गायब हो जाएगा बेटा? इस h के गाने जाने से क्या मुझे u की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? देखो, अगर मैं यहां से h को हटा दूं, मतलब इसको पहले में दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटा, पहले में दूसरा सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखो क्या मिल रहा है। क्या ये -h + h खत्म हो गया? -h + h क्या हो गया? या फिर एक काम करो, सीधा इक्वेट कर दो पहले को दूसरे से, तो आपको ये मिलेगा ना, u T1 -1/2 g T1 स्क्वायर इज इक्वल टू -u T2 -1/2 g T2 स्क्वायर। एंड फ्रॉम हियर यू विल फाइंड कि भाई ये तो इधर आ सकता है, तो यहां पे लिखा जाएगा u इन ब्रैकेट T1 प्लस T2, एंड ऑन अदर साइड जब ये इधर की तरफ जाएगा तो यहां से 1/2 g कॉमन लेके जाएगा, और आपको ब्रैकेट में मिलेगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अब यहाँ पे T1 प्लस T2 दिख रहा है, और यहाँ T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या मैं इसे और इस तरीके से लिख सकता हूं कि u इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस, सॉरी, u इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1/2 g T1 माइनस T2 T1 प्लस
T2। ठीक है, तो अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, जिससे मुझे u की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 g T1 माइनस T2। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई बच्चा? u की। अब अगर ये मुझे u की वैल्यू मिली है तो मैं इस वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन यूज करके मैं इसमें डाल सकता हूं ना, सेकेंड इक्वेशन में। और अगर ऐसा मैं कर पाया तो सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चा? क्या माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू T2 माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर T2 स्क्वायर। तो यहाँ पे सारे माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा एच इज इक्वल टू यू की जगह पे यू की जगह पे 1/2 जी इन ब्रैकेट T1 माइनस T2। तो 1/2 जी इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 इंटू T2 प्लस 1/2 जी इंटू T2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे मिल रहा है 1/2 इंटू जी इंटू T1 T2, फिर मिल रहा है माइनस 1/2 इंटू जी इंटू T2 स्क्वायर, फिर मिल रहा है प्लस 1/2 जी इंटू T2 स्क्वायर। तो ये भाई ये दो चीजें तो कट गई, ये दो बातें क्या हो गई? कट गई। दैट मीन्स आपको जो हाइट मिली है इसकी वैल्यू मिली बच्चा 1/2 टाइम्स ऑफ जी इंटू T1 इंटू T2। लेकिन हमने एक और इक्वेशन बना रखा है, थर्ड इक्वेशन। उस थर्ड इक्वेशन में क्या देख रहे हो बच्चे? एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि 1/2 टाइम्स ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ जी इंटू T1 T2। और अगर ऐसा लिख पाया दैट मीन्स टी की वैल्यू क्या होगी बच्चा? अंडर रूट ऑफ T1 T2। क्लियर है ना? बोलो मेरे भाई। Yes, sir. Yes, sir. और लंबा हो गया क्या? सर सर हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा 11 एक्सप्लेन करो तो मेरे को समझा नहीं। 11 एक्सप्लेन करूं? पहले 13 देख ले बेटा। 13 इज ओके विद एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 13 अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम चलेंगे एक बार 11 की तरफ। व्हाट इज 11 बेटा? क्या हो गया बेटा अब्दुल इसमें? सर वो मतलब क्या किया समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई मैंने क्या किया है, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 11 में कि यहाँ पे, सॉरी मैंने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ क्या रहा है तुमसे? क्या क्वेश्चन नंबर 11 तुमसे पूछ रहा है टाइम टेकन इन सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, है ना? यस मतलब हर 1 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? तो मैंने ये जो टाइम निकाला T1, T1 क्या है? T1 है टाइम जो लेगा 1 मीटर को ट्रेवल करने में। T2 क्या है बच्चा? T2 ये है T2 तुम्हारा। तो T2 क्या है? T2 वो टाइम है जो कि 2 मीटर ट्रेवल करने को लिया। ये तुम्हारा क्या होगा बच्चा? T3 जो कि वो टाइम है जो कि 3 मीटर ट्रेवल करने के लिए लगेगा। मेरे भाई समझ रहा है? यस तो अब तुम मुझे बताओ, अगर मुझे पहले मीटर का टाइम चाहिए वो तो T1 दे देगा ना, पर दूसरे 1 मीटर को यहां से यहां तक ट्रेवल करने का टाइम क्या होगा? क्या यहां से यहां तक ट्रेवल करने का टाइम होगा T2 माइनस T1? और यस अगर T2 माइनस T1, T2 है रूट टू T1, और T1 तो T1 था ही, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या ये वैल्यू मिलेगी? और सिमिलरली फिर बताओ तीसरा मीटर चलने के लिए, यहां से यहां तक चलने के लिए मुझे टाइम कितना लगे बच्चा? T3 माइनस T1 ना। यस समझा? और अगर ऐसा है तो फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चा? रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू T1। और सिमिलरली फिर फोर्थ को चलने के लिए कितना लगेगा? रूट 4 माइनस रूट 3। फिर सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं फिफ्थ मीटर चलने के लिए कितना समय लगता, तुम क्या लिखो बच्चा? रूट 5 माइनस रूट 4 इंटू T1। समझ में आया कि नहीं आया? यस ओके।
नो, आपने 11 पूछ लिया, आपने 13 पूछ लिया है, आपने 14 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? ये बोला डिसेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर इस इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय डीवी बाय dt। आपको गिवन है डीवी बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ वी की पावर 3, माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ वी की पावर 3। बोल रहे हैं वी नॉट is the magnitude of velocity at cutoff. The magnitude of velocity at a time t after the cutoff is, ठीक है, आफ्टर द cutoff is, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया क्या वी नॉट। व्हाट इज वी नॉट बच्चा? क्या वी नॉट आपका वेलोसिटी है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, है ना। और तुमसे किसी टाइम t पे वेलोसिटी पूछी जा रही है, तुमसे किसी टाइम t पे वेलोसिटी पूछी जा रही है, ठीक है, निकाली जाए। अब देखो, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dv बाई v की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के dt, जिसे मैं क्या लिख लूंगा बेटा, क्या मैं इसे लिख लूंगा dv और v की पावर -3, v की पावर -3, देन अगेन dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ के dt। नाउ k इज अ कांस्टेंट, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू t। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी v नॉट है, और जब टाइम t इज इक्वल टू t है तो वेलोसिटी v है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर -3 होगा v की पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1, और ये कहां से कहां तक बेटा, तो हो जाएगा v नॉट से v, ये v अपने को निकालना है, और यहाँ पे माइनस के इंटीग्रेशन करने पे मिलेगा t फ्रॉम 0 टू t, बराबर ना बेटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे -3 प्लस 1 यानी कि -2 हो जाएगा, है ना। -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चा, -2। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -1/2, ब्रैकेट में एक बार v पुट करो, तो v का मतलब माइनस v पावर -2 माइनस v नॉट पावर -2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो क्या ये निगेटिव और ये निगेटिव कट गया। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चा, ये 2 जो था उधर चला जाएगा, और ये पावर -2 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/v पावर 2 माइनस 1/v0 पावर 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के इंटू टी, 2 टाइम्स ऑफ के इंटू टी। दैट मीन्स आप इसे क्या कर सकते हैं बच्चा, 1/v² इज इक्वल टू 2 k t प्लस 1/v0², जिसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चा कि 2 k v0² t प्लस 1/v0², बराबर। अब मुझे चाहिए तो v है ना, तो v को मुझे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स v² विल बी रिटन एज v0² डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ k v0² t प्लस 1। तो जब हमें v निकालना है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v विल बिकम अंडर रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा v0² डिवाइड बाई 2 k v0² t प्लस 1। दैट मीन्स दिस विल बिकम v0 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 k v0² t प्लस 1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चा? Yes, sir. हाँ ऐसा कोई ऑप्शन Yes, हमारे sir. पास है क्या बच्चा? यस, एंड दैट वन इज, Option D. तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, है ना। दिस इज योर आंसर। चलो, समझ लिया आपने? अगर समझ लिया है तो ठीक है, क्योंकि ये तो आपको सॉल्यूशन में सेंड करने ही वाला हूं। समझ लीजिए, अगर कोई स्टेप आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, तो आपने पूछा नहीं, मैं समझ गया, सारे बच्चे समझ गए हैं।
14 डन। नेक्स्ट आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है आपसे, अ पॉइंट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v1 v2 v3 denote average velocities in three successive time interval t1 t2 and t3, three successive time interval t1 t2 and t3, which of the following relation is correct, which of the following relation is correct। तो बेटा इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो तो क्या v1 माइनस वी2 इज टू v2 माइनस v3 निकालने की बात करी जा रही है ना। v1 माइनस वी2 इज टू v2 माइनस v3 निकालने की बात करें तो आपको इसी पे फोकस करना है। पर v1 v2 v3 है क्या, क्या v1 v2 v3 इज एवरेज वेलोसिटी, है ना। v1 v2 v3 क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटीज है ना। और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है u प्लस v डिवाइड बाई 2, यस और नो, यस और नो बच्चों, आई थिंक यस। Yes, sir. sir, अब चलते हैं स्टेटमेंट, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेटस से यहां से चालू किया और एक लाइन यहां पे ले गए, ठीक है, एक लाइन को यहां तक पहुंचा दिया। अब ये आपकी बातें जब हो गई तो हम क्या करेंगे, 3 इंटरवल चाहिए। तो मैंने पहला इंटरवल डाला t1, दूसरा इंटरवल डाला t2 और तीसरा इंटरवल अपने आप हम समझ गए t3 है। ठीक है, इज दैट ओके और नॉट, Yes. इज इट क्लियर बच्चे लोग, है ना। Yes, अब मुझे कुछ sir. नहीं बताया गया किधर, इधर जो आपकी पार्टिकल और रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो मान लेता हूं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या यहाँ इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस a इंटू t1, है ना। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस a मल्टीप्लाइड बाई t1 प्लस t2। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस a मल्टीप्लाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। क्या इतनी बात क्लियर होगी सभी को। यस तो अब तुम मुझे बताओ v1 क्या लिखूं मैं। तो v1 तो एवरेज वेलोसिटी था ना, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सामने आपके लिखा हुआ है। तो तुम मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं v1 की वैल्यू। तो v1 लिखा जाएगा, v1 विल बी रिटन एज u प्लस a t1 बाई 2, यानी कि 2u प्लस a t1 अपॉन 2। दिस इज v1 बेटा, है ना। व्हाट अबाउट v2, तो v2 आपको लिखने को मिलेगा u प्लस a t1, है ना। v1 तो यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी है ना बेटा, v2 यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी है, v3 यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है क्या, बोलो मेरे भाई। Yes, sir. यहां तक बात क्लियर हो रही है। चलो, Yes, अगर sir. ये बात क्लियर हो गई तो आगे बात करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चा u प्लस a t1, ये वाली वेलोसिटी प्लस ये वाली वेलोसिटी ना, तो प्लस u प्लस a इन ब्रैकेट t1 प्लस t2, इन ब्रैकेट t1 प्लस t2। क्या इतनी बात क्लियर है। एंड डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई क्या बेटा, डिवाइड बाई 2। 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2। तो यहां से हम फाइनल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं v2 के बारे में। अच्छा देखो, अगर कोई बच्चा चैट में कुछ बोल रहा है बेटा तो प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दो, बिकॉज आई हैव क्लोज द चैट एंड जस्ट फोकसिंग ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके। ठीक है,
ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2u प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8t1 प्लस 8t2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। क्या इतनी बात क्लियर? नाउ Yes. v3, नाउ कमिंग टू v3। तो व्हाट इज v3 बेटा? तो v3 हो गया ये वाली वेलोसिटी प्लस ये वाली वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? u प्लस a इन ब्रैकेट t2 t1 प्लस t2 प्लस a इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 प्लस t3 होल डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? कि ये हो जाएगा 2u प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू t1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू t2 प्लस t3 होल डिवाइड बाई 2। तो अपने पास v1 v2 v3 तैयार हो गया है ना। नाउ वी वांट टू फाइंड v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3। तो व्हाट इज v1 माइनस v2? पहले v1 माइनस v2 बताओ जल्दी से क्या होगा? v1 माइनस v2 बच्चा, एनी आंसर? व्हाट इज v1 माइनस v2 का? t 2u कट जाएगा बच्चा, at1 से at1 कट जाएगा। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या बचेगी? क्या आपके पास वैल्यू बचेगी? माइनस ऑफ a t1 माइनस ऑफ a t2 अपॉन 2, और यू कैन से माइनस a t1 प्लस t2 अपॉन 2। सिमिलरली जब आप v2 माइनस v3 निकालेंगे, जब आप v2 माइनस v3 निकालेंगे तो आप देखो बेटा, तो v2 माइनस v3 क्या अगेन 2u से 2u कट जाएगा, 2a1 t1 से 2a t1 कट जाएगा, बचेगा क्या? at2, यहाँ पे 2at2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ 82 मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ a बाई 2 इन ब्रैकेट t2 प्लस t3। ठीक है, सो फाइनल रेशियो विल बी v1 माइनस v2 is to v2 minus v3 is equal to t1 plus t2 is to t2 plus t3। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। यस सर। डन क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 डन। शुड आई मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 19? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, वर्टिकली थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इज एज सोन इन। ठीक है, वर्टिकली थ्रो किया ना ऊपर की तरफ, तो आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब बात करेगा तो कोई बॉडी को अगर वर्टिकली थ्रो करते हो विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई पे जाएगा? 0. तो क्या U square by 2g. फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगी बच्चा? 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब तुम मुझे एक और बात बताओ, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उस बॉल को जो वेलोसिटी है वो घटेगा ना बेटा? उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो डिक्रीज वेलोसिटी हो रही है, किसी जगह पे जाकर के अगर मैं इसकी वेलोसिटी पता करूं तो क्या इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी अंडर रूट ऑफ
यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी इंटू एच, कितनी हाइट पे गया ना? यस और नो? यस और नो? यस। एंड इफ दैट सो, अगर ऐसा है तुम मुझे बताओ बेटा, क्या यहाँ पे जो वेलोसिटी का डिक्रीमेंट हो रहा है ऊपर जाने के टाइम पे, वो लीनियर है क्या? नहीं, वो लीनियर नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है। स्लोप क्या है बेटा? स्लोप अपना वेलोसिटी है। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? तो अगर स्लोप वेलोसिटी और वो कांस्टेंट नहीं है तो पहला ग्राफ तो गलत हो गया, दूसरा ग्राफ भी गलत हो गया। बराबर? क्या इतनी बात क्लियर होगी बच्चों कि मैंने पहले और तीसरे ग्राफ को गलत क्यों किया? क्योंकि वहां पे स्लोप कांस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा और हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ना ऊपर जाने के टाइम पे ना नीचे आने के टाइम। मतलब बच्चा ये वाला और ये वाला, है ना भाई? अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे पहले स्लोप कैसा दिख रहा है, क्या ये? और फिर स्लोप कैसा हो रहा है बेटा? ये। और फिर फाइनली स्लोप क्या हो जा रहा है? ऐसे। और वहीं पे यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो बेटा? स्लोप पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, और फाइनली कैसा हुआ? इस तरीके से। है कि नहीं? लेकिन क्या ये जो डायरेक्शन है, जो फोर्थ ग्राफ का डायरेक्शन है, क्या वो निगेटिव साइड का है? और जब हम लोग बॉल को फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो ऊपर साइड को पॉजिटिव ले लेंगे ना बेटा? यस और नो? यस सर। तो क्या बॉल को जब पॉजिटिव लेंगे तो ये ऊपर जा करके नीचे आएगा? हाँ। और क्या यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है कि पहले स्लोप ज्यादा था, फिर स्लोप कम हुआ, और फिर स्लोप जीरो हो गया? मतलब वेलोसिटी डिक्रीज भी कर रही है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो गया बेटा? बी। क्या समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 19? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। अगेन क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो तुम एक बात बताओ, आपको यहाँ पे बोला वेलोसिटी, आपको यहाँ पे बोला बच्चा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, तीन बातें कर रहा है। ठीक है? जब एक बॉल नीचे गिरती है, जब एक बॉल नीचे गिरती है तो क्या वी जो होता है बेटा, वो वी जो होता है उसे क्या मैं जीटी लिखता हूं? हाँ या ना? यस और नो बेटा? यस। और क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है उससे आपने अंडर ग्रेविटी बात करी हुई है। कैसी बात करी हुई है? वो बॉल को रिलीज कर दिया ना। व्हेन इज रिलीज, इसका मतलब अपने आप नीचे गिर रही बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी तो कितनी? जी। और ये वैल्यू कैसी होगी बच्चा? कांस्टेंट। ये वैल्यू कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो तुम बताओ मुझे, क्या वाईटी ग्राफ कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, मतलब एक्सेलरेशन तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो वेलोसिटी के लिए, तो क्या वेलोसिटी आपको दिख रहा है जहां पे टाइम डिपेंडेंट है, और टाइम की पावर क्या लगा है बेटा? क्या टाइम की पावर 1 है? मतलब ये ग्राफ कैसा हो गया? लीनियर। और अगर ये लीनियर ग्राफ होगा तो बनेगा क्या? स्ट्रेट लाइन। पर क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही है? नो। मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गया? कैंसिल। और मोमेंटम क्या होता है बच्चा? क्या मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी? मतलब जो भी ग्राफ वेलोसिटी का होगा वही ग्राफ मोमेंटम का भी होगा ना। मतलब ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो अब बचा कौन? डिस्प्लेसमेंट। सर पर डिस्प्लेसमेंट कैसे? तो क्या आपको कर्व दिखाई पड़ रहा है? और आपको पता है कि जब कोई बॉडी गिरेगी तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 1/2 टाइम्स ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर लिखते हैं ना। और टी स्क्वायर में जो स्क्वायर है वो क्या पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? हाँ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पैराबोला। और यू कैन से कर्व, और यू कैन से कर्व। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर? चलो फिर 21 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। A displacement time graph of a moving particle with a constant acceleration is shown in the figure. Velocity time graph is given by, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। तुम मुझे बताओ, क्या पहले वेलोसिटी जीरो थी, फिर बढ़ी निगेटिव डायरेक्शन में, फिर बढ़ी निगेटिव में, फिर मैक्सिमम हुई, लेकिन यहां पहुंचते ही क्या उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई?
फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? बोलो, क्या मैंने Yes, जो sir. बोला वो क्लियर हुआ क्या? Yes. हम ग्राफ के स्लोप को देखेंगे, तो पहले ग्राफ के स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चा? 0। फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही? बढ़ रही, पर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है बच्चा? एंगल इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एंगल बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया, पर निगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही 1 सेकंड पे आया, उसने सरफेस को हिट किया, इसका डायरेक्शन फिर क्या होगा? पलट भी गया उल्टे डायरेक्शन में। फिर क्या, अब उसकी स्पीड कम हुई, फिर क्या कम होके 0 हो जाएगी? अरे हाँ, है ना? मतलब पहले वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है, और फिर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। पहले वेलोसिटी 0 से 1 सेकंड क्या निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, और क्या 1 to 2 सेकंड में वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में घट रही है? यस और नो बेटा? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 1 second velocity is negative and increasing, and from 1 to 2 second velocity is positive and decreasing। क्या मुझे ग्राफ यही बता रहा है बेटा? और अगर ऐसा है तो इसमें कौन सा ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ रहा है? जल्दी बोलो, A. कौन सा ग्राफ? ए। क्योंकि ये देखो, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और यहां से लेके यहां तक ग्राफ क्या है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव साइड पे, और ये निगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड में कम हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? क्वेश्चन नंबर Yes, 21 sir. इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर, तो वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला बेटा? वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, देन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो आपको क्या दिया है बच्चा? v और x ग्राफ गिवन है ना? आपको v एंड x ग्राफ गिवन है, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे जो स्लोप होगा vx ग्राफ को, से क्या लिखोगे? क्या स्लोप ऑफ vx ग्राफ लिखा जाएगा? स्लोप ऑफ vx ग्राफ लिखा जाएगा dv by dx। yes or no? yes। and according to this graph, according to this graph, क्या मुझे दिखाई पड़ रहा है कि dv by dx कांस्टेंट है बेटा? हाँ है ना? यस। और अगर dv by dx कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v dv by dx है? हाँ है ना बेटा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v dv by dx। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v dv by dx, और dv by dx तुम्हारा कांस्टेंट है, तो क्या मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया? ना? हाँ. और अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो गया, तो मतलब अगर v बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, v घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। पर तुम मुझे बताओ, क्या vx ग्राफ में आपको दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है ना? तो सिंस v is related to x, so if x increases, v increases, so acceleration will also increase। तो अपना आंसर क्या आएगा बच्चा? यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा कि acceleration of particle increases linearly with x। is that okay? Yes, sir. Particle increases linearly with x। okay, so question number 22 done। now moving to question number 23। now question number 23 में पहले बेटा एक ग्राफ मिसिंग हो, ग्राफ देख लेंगे हम लोग। व्हाट इज द ग्राफ? आपको vs ग्राफ दिया था, जो कि यहाँ पे इस तरीके से है। अब आप चाहते हैं करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकाला जाए। करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, सॉरी, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ पता करी जाए। तो एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पहले ये बताओ। क्या मैं पता कर लूं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ना? अगर मुझे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन पता चल गया, तो मेरा काम बन जाएगा ना बेटा? अब वो देखते हैं कैसे। तुम मुझे बताओ, इस vs ग्राफ से क्या मुझे मिलेगा? dv by ds, है ना? ठीक है, तो मुझे पहले तो मिल जाएगा स्लोप ऑफ द vs ग्राफ, एंड स्लोप विल बी इक्वल टू dv by
ds। और उसको अगर देखा जाए तो क्या लिखूंगा मैं, क्या मैं ऐसा लिखूंगा 10 माइनस जीरो डिवाइड बाई 10 माइनस जीरो, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो dv बाई ds तो 1 हो गया। और इस ग्राफ को देख करके मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन जो होगा वो लिखा जाता है v dv बाई ds, v dv बाई ds। दैट मीन्स क्योंकि dv बाई ds जो है वो एक्सेलरेशन 1 है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू v इंटू 1, यानी कि a इज इक्वल टू v, मतलब y इज इक्वल टू x। तो अगर y इज इक्वल टू x हो गया तो कौन सा ग्राफ बनेगा बेटा, ऑप्शन ए। नहीं समझा? समझा सर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 24? 24 इज, आप देखो इसमें क्या लिख रहा है बेटा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली at time t is equal to 0 such that its velocity changes with timer according to v is equal to t square minus 1, where 1 is in seconds and v is meter per second. 1 is in seconds and v is in meter per second. Then time travel, sorry t होना चाहिए यहाँ पे आपका t होना चाहिए, ठीक है। t is in seconds and v is in meter per second. The time interval for which the particle retards, तो आपसे पूछ रहा है किस टाइम इंटरवल की वेलोसिटी रिटार्ड हो रही है, ठीक है, पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, मतलब स्पीड कम हो रही है। ओके, तो अब ध्यान देते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर बात करेंगे तो मुझे मिला हुआ है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया बेटा, क्या मैं निकाल सकता हूं dv बाई dt, यानी कि मैं निकाल सकता हूं एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ t। बेटा ये क्वेश्चन में एक और करेक्शन है, यहाँ पे t होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर t हो जाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने लायक है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, फिर तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा। समझा क्या? देखो अगर ये 1 रहता तो मुझे मिलता है एक्सेलरेशन 2 टाइम्स ऑफ टी। तो मुझे सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस निकालने हैं जहां पे v इंटू ए की वैल्यू निगेटिव हो जाए, यानी कि लेस देन 0 हो जाए। सर ऐसा क्यों, कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों? एनीवन? एनीवन जो बताना चाहे कि ऐसा क्यों होगा सर? तो सिंपल सी बात है ना बेटा, ऐसा तो इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे अगर रिटार्डेशन करना है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या चाहिए, अपोजिट। तो अगर v प्लस होगा तो a माइनस होना चाहिए, और अगर v माइनस है तो a प्लस होना चाहिए। तो जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू निगेटिव मिलेगी, तो v इंटू ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. और अगर ये आपको समझ में आ गया तो तुम मुझे बताओ, क्या ये चीज लेस देन, तुम ये तो कभी पॉसिबल है क्या निगेटिव हो जाए? नो, ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो तुम मुझे बताओ टी स्क्वायर माइनस 1, क्या ये निगेटिव होगा? पर ये निगेटिव होगा तो कब, जब टाइम की वैल्यू क्या हो बच्चा, 1, टी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 हो, यस और नो। जब टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1, तभी ये निगेटिव पॉसिबल है। और जब ये निगेटिव पॉसिबल होगा तो टी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब टी शुड बी लेस देन 1। समझ में आ गया क्या? समझ में आया क्या बेटा? पर ऐसा यस कोई सर। ऑप्शन यहाँ प्रेजेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो ये था टी स्क्वायर माइनस टी, टी स्क्वायर माइनस टी। तो अब मैं रियल क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ये जो मिसप्रिंट था उसकी तरफ से है, मिसप्रिंट का आंसर ये रहा, ठीक है। अब हम रियल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
जब रियल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ मिलेगा v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, मतलब एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t माइनस 1। तो अब फिर से मुझे क्या करना है, मुझे फिर से v इंटू ए की वैल्यू को लेस देन 0 प्रूफ करना है। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चा, टी स्क्वायर माइनस टी इंटू 2t माइनस 1 इज लेस देन 0, यानी कि आपके पास सिचुएशन होगी t माइनस 1 2t माइनस 1 लेस देन 0। क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे तीन क्रिएशन आ रही है, तीन सिचुएशन आ रही है। कौन कौन सी बेटा, हम अगर ऑप्शन को देखें तो 1 से नीचे की बात हो ही नहीं रहा है ना, टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल्स रिटार्ड, तो 1। अब अगर मैं इसको इक्वेट कर देता ना 0 के बराबर, तो मेरे को तीन कंडीशन मिलती, t इज इक्वल टू 0 मिलती, पहली कंडीशन t इज इक्वल टू 0, फिर मिलता मुझे t इज इक्वल टू 1 इससे, और फाइनली मिलता मुझे t इज इक्वल टू 2, सॉरी 2 बोला मैंने, 1/2, t इज इक्वल टू 1/2। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा, क्या इतनी बात क्लियर हो गया। अब मुझे पता करना है कि कहां पे ये निगेटिव हो रहा है, मुझे क्या पता करना है, कहां पे ये निगेटिव हो रहा है। फॉर 0 टू 1/2 कोई भी एक वैल्यू चूज कर लेते हैं, लेट अस से 1/4 चूज कर लेते हैं। तो 1/4 चूज करने पे क्या यहाँ पे मिलेगा 1/16 और यहाँ मिलेगा 1/4। इसका वैल्यू मतलब क्या है बेटा, क्या यहां से आपको वैल्यू मिलेगा फॉर इन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1/2, बराबर। इन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1/2। आदित्य सनप, क्या गंदगी कर दी तुमने। चलिए, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1/2 की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पे अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लेता हूँ 1/4 सेकेंड लेटेस्ट से, तो मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/4, यानी कि मिलेगा बच्चा माइनस 3/16। और एक ही वैल्यू क्या मिलेगी उसी टाइम में 1/4 में, तो 2 इंटू 1/4 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2। क्या दोनों निगेटिव मिल गई, मतलब क्या a इंटू वी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी ना भाई, इसका मतलब यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं वही चीज यहाँ पे लू, इन बिटवीन t इज इक्वल टू 1/2 से t इज इक्वल टू 1 के बीच में, तो लेटेस्ट से मैंने एक टर्म ले लिया 3/4 यानी 0.75। तो अब इसमें क्या मिलेगा बच्चा, v की वैल्यू, क्या v की वैल्यू मिलेगी आपको 9/16 माइनस 3/4, यानी कि 12, मतलब माइनस 3/16। ये वैल्यू मिल गई। एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 माइनस 1, दैट मीन्स 1.5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया क्या बेटा। तो अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, मतलब यहाँ पे होगा रिटार्डेशन, यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन। समझ में आ गया क्या। और एज सच अगर ये बात क्लियर हो गई, मतलब हमारा आंसर क्या लगेगा, क्या आंसर लगेगा 0 टू t/2 1/2 या फिर 1/2 टू 1। तो आंसर है 1/2 से 1 के 1/2 बीच से में 1। बॉडी रिटार्ड कर रही है। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आप आंसर क्या लगाएंगे बेटा, बी। क्या इतनी बात क्लियर है, यस सर। ये बात समझ में आ गया सभी को कि मैंने कैसे किया, पहले क्या गलती थी उसको करेक्शन समझ में आ गया सभी को। यस सर। ओके, ठीक है, नाइस। अब तुम क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एंड दैट इज 25। 25, यस 25। अरे यार ये एनोटेशन डिलीट कैसे होता है, हाँ। चलो, two trains which are moving along the different tracks in opposite direction are put on the same track due to a mistake. Their drivers, on noticing the mistake, start slowing down the trains when the train are इतना 300 मीटर apart. Graph given below from the research. ठीक है,
तो मतलब दो ट्रेन के बीच में दूरी कितनी थी बच्चा? क्या दो ट्रेन के बीच में दूरी थी 300 मीटर, है ना? दूसरे एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखते ब्रेक चालू कर दिया, तो कुछ ये चलेगा और कुछ ये चलेगा। इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दूं ना, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दूं और 300 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वही तो डिस्टेंस बचेगा ना भाई। दैट विल बी यस सेपरेशन। सेपरेशन क्या हो गया? सेपरेशन विल बिकम इक्वल टू 300 माइनस S1 प्लस S2। तो इसको क्या लिखोगे भाई? तो यहाँ पे S1 निकालना पड़ेगा ना। S1 तो ये वाला एरिया हो गया, S2 ये वाला एरिया हो गया। तुम मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? तो क्या S1 आपको लिखने को मिलेगा? S1 आपको लिखने को मिलेगा 1/2 इंटू 40 इंटू 10, दैट मीन्स दिस विल बी 200 मीटर्स। एंड S2 आपको लिखने को मिलेगा 1/2 इंटू 20 इंटू 8, यानी कि ये हो जाएगा बच्चा 2 इंटू 8 4 80 मीटर। सो व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस बच्चा? 280। तो दैट मीन्स सेपरेशन की वैल्यू क्या आई? क्या ये हो गया 300 माइनस 200 प्लस 80, दैट मीन्स 20 मीटर। ठीक है, इज दैट ओके? इज इट क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर Yes, 25। sir. ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज प्रॉब्लम हियर बच्चा? 27 में, 27 में ग्राफ ही नहीं गिवन है। यस, ग्राफ गिवन नहीं है। लेट अस मेक द ग्राफ। क्या एक ग्राफ ऐसा बन जाएगा? 25 और में भी ग्राफ नहीं दिख रहा था। 25 में ग्राफ नहीं दिख रहा था? हाँ 25 सर, में ग्राफ, हमारे यहाँ में ये 25 तो में मैंने वो पहले बताया, वाला। ये हाँ तो मैंने बताया है, ठीक है। ओके, ये भी नहीं दिख रहा था तो भी आपको दिख जाएगा, मैंने दिखा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का भी ग्राफ मैं आपको सेंड कर देता हूं, तो आपको समझेगा कि क्या है। ग्राफ दिखने का प्रॉब्लम है, ग्राफ दिखने का ही प्रॉब्लम है ना। मैं दो का तो बना पाया, तीसरे का नहीं समझ पा रहा, तो मैं एक बार सोर्स ऑफ क्वेश्चन से चेक करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू। सीधा आई भाई साहब, क्वेश्चन मिला है। चलो भाई, क्वेश्चन मिला, क्या करें इसका सॉल्यूशन? देखो बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। क्या पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 v0, and remaining part of the distance was covered with the velocity v1 for half time and velocity v2 for other half time. Then mean velocity of the average particle, mean velocity of particle averaged over the whole time of motion comes out to be a into v naught in bracket v1 plus v2 upon b v naught plus v1 plus v2। ओके, चलो ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है बच्चा? ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v naught। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि दिस इज द टोटल लेंथ जो कि ट्रेवल करना है, दिस इज द टोटल लेंथ जो कि ट्रेवल करना है, ठीक है बेटा। तो अगर ये टोटल लेंथ जो कि ट्रेवल करना है, तो इसका हाफ जो होगा वो इस पर्सन ने ट्रेवल किया विद वेलोसिटी v नॉट। और अगले हाफ को अगर ये x है तो ये भी x होगा। अगले हाफ में उन्होंने क्या किया? अगले हाफ को कवर करने में जो भी टाइम लग रहा था, उस टाइम में हाफ टाइम चला v1 से और अगले हाफ टाइम में चला v2 से। क्या यही बात हुई है? अगर ऐसा है तो ये टाइम अगर मान ले t, तो ये टाइम हो जाएगा t। तो यहां से यहां तक चला v1 से और यहां से यहां तक चला v2 से। क्या ये बातें होंगी बेटा? ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सिंपल करते हैं। तुम मुझे बताओ, क्या b से d की बात करिए, b से d की बात करिए, तो b से d की बात में अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी है, और टाइम क्या t1 एंड t है, तो क्या दोनों टाइम इक्वल है? और अगर दोनों टाइम इक्वल है तो इनका एवरेज वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा बच्चों? क्या इनका एवरेज वेलोसिटी लिखा जाएगा v b d, एवरेज विल बी रिटन एज v1 प्लस v2 अपॉन 2, यस और नो? लिख सकते हैं ना भाई? v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 Yes, sir. अपॉन 2, बिकॉज टाइम क्या है? बिकॉज टाइम क्या है? दोनों का इक्वल है। इक्वल। अब तुम मुझे बताओ, क्या अब मेरे पास बचा ये और ये, है ना? क्योंकि अब यहां से यहां तक की वेलोसिटी क्या है बेटा? v नॉट, और यहां से यहां तक की वेलोसिटी क्या हो गई? एवरेज ऑफ v b d।
तो अब तुम मुझे बताओ, इक्वल डिस्टेंस की बात चालू हुई ना। अब क्या हो गया बच्चा, इक्वल डिस्टेंस की बात चालू हो गई। क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहां पे तुम लिखोगे एवरेज फ्रॉम ए टू सी, ए टू डी, एवरेज फ्रॉम ए टू डी विल बी रिटन एज 2 times of v1 v2 upon v1 plus v2. So 2 times of v1 into average of vbd divide by v naught plus average of vbd. क्या मेरी बात क्लियर? और जब आपको ये बात क्लियर हो गई तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, 2 times of v नॉट, और एवरेज ऑफ v नॉट vbd क्या है बच्चा, क्या ये हो गया v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई v नॉट प्लस v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसको फुल सिंप्लीफिकेशन कर लोगे तो आपको यहां पे मिलेगा ये 2 times of v नॉट इन ब्रैकेट v1 प्लस v2 होल डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 times of v नॉट प्लस v1 प्लस v2 होल डिवाइड बाई 2। तो क्या ये 2 और ये 2 कट जाएगा? सो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट our average velocity from A to D, and that will be equal to 2 v naught v1 plus v2 whole divided by 2 v naught plus v1 plus v2। अब भाई इससे क्या बोला इन्होंने, इसे क्या बोला हुआ है A, और इसे क्या बोला हुआ है बेटा B, और तुमसे पूछा क्या है A प्लस B, दैट इज 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो आंसर क्या है बेटा, क्लियर? 4। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 भी पूछा आपने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन गिवन बाय x इज इक्वल टू 16t minus 2t square. Distance traveled by particle during the first 2 seconds is s1 and during first 6 seconds is s2, then 3s2 upon s1 बताइए। ओके, इधर देखो बेटा, इधर समझते हैं इसको। तो भाई ये x दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है x, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू x को डिफ्रेंशिएट कर दूं d by dt of x, that will be equal to 16 minus 4t। और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो इसे क्या लिखूंगा, dv by dt, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगा -4। समझ में आ गया इतनी बात? इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? Yes, Yes, sir. sir. नो नो, तुम मुझे बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, अगर इन्होंने बोला है s1 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोला है ना, तो ध्यान से देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करी है, किसकी, डिस्टेंस की। और ये v, क्या अगर मैं v को 0 कर दूं तो क्या लिखने को मिलेगा, 16 minus 4t इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको लिखने को मिलेगा t इज इक्वल टू 16/4, और यू कैन से 4 सेकेंड। ठीक है, अब तुम एक और थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बात बता रहा हूं, समझना। क्या टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी आपको मिल रही बच्चा 16 मीटर पर सेकेंड, और क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और निगेटिव इसका मतलब इधर की तरफ है ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब पार्टिकल आगे जाएगा और जा करके वापस भी आएगा ना भाई, यस और नो? तो अब अगर ये वाला टाइम लिया मैंने, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो यहां पे कहीं पे टाइम होगा बच्चा t इज इक्वल टू 6 सेकेंड ना। क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा? यस अब तुम मुझे बताओ, तो क्या ये दूरी हमें कैलकुलेट करना आता है, ये दूरी आता है क्या? इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, सेम चीज आपको समझेगा। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात कर रहा हूं आप। क्या ये बात ऐसे कर सकता हूं मैं कि आपके पास यहाँ पे एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी
16 मीटर पर सेकेंड है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना बोला गया, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोला गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थ्रू आउट द मोशन। यस और नो? तो तुम बताओ इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या लिख दोगे, यू स्क्वायर बाई 2g ना। पर जी की वैल्यू क्या 4 हो गई है, जी की वैल्यू क्या होगी बच्चा, यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 4g, या फिर यू स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बेटा? बोलो। या फिर आप इन यस सर। सबको छोड़ दो, ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करो, आप डायरेक्टली फटाफट ये बातें करना चालू कर दो कि डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मुझे ये पता चल गया 4 सेकंड पे वापस जाएगा ना, अगर 4 सेकंड पे वापस जाएगा, 2 मिनट वेट करेंगे बच्चों। देखो बेटा, इसमें आपको ये समझ में आ गया टाइम टी इक्वल टू 4 सेकंड पे बात हो रही है। अब टाइम टी इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया ना। अगर टाइम टी इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0 का, पहले तो टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल लो। टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर टू टाइम 2 सेकंड। तो ये वैल्यू आपको हो जाएगा, दैट विल बी रिटन एज 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गया, यहाँ पे 2 मिला, 16 टू जा 32, 16 टू जा 32 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, दैट विल बिकम इक्वल टू 24 मीटर बराबर। नाउ तुम मुझे बताओ s इज इक्वल टू 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। तो ये कट गया ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चा 2, ये हो गया 16, 16 टू जा 32, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 64। तो 64 माइनस 32 कितना हो गया बच्चा, 32 मीटर। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट 6 पे क्या मिलेगा, तो 6 सेकंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 36 यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 6 जब 108 होता है ना भाई, माइनस 2 से 1 कट गया, कितना मिलेगा बच्चा 2, और 36 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 इंटू 2 कितना 72। समझा क्या बेटा, कितना हो जाएगा 70 बराबर है ना, सॉरी ये 96 होगा, तो यहाँ पे 72 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चा 24 मीटर, ये वैल्यू कितनी हो गई 24 मीटर। तो तुम मुझे बताओ S2 कितना मिला, S2 मिला 24 मीटर, या फिर 24 मीटर को इन्होंने क्या बोला, पहले 2 सेकंड में चलने वाली दूरी को S1 बोला है। तो इनके अकॉर्डिंग S1 की वैल्यू क्या हो गई, इनके अकॉर्डिंग S1 की वैल्यू, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ S1 डैश से, S1 डैश ये हो गया 24 मीटर बराबर। और दूसरी बात देखो, तो दूसरी बात यह है कि आपको यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। तो अगर ये 32 है तो ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 8 ना। ठीक है, तो 6 सेकंड में दूरी कितनी हो गई, 6 सेकंड की दूरी हो गई, 6 सेकंड की दूरी हो गई, S2 डैश विल बी इक्वल टू S4 प्लस S प्लस 8 यानी कि 40 मीटर। अब तुमसे पूछा है 3 टाइम्स ऑफ S2 डिवाइड बाई S1, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 डिवाइड बाई 24, so this will cancel out 8, और 8 4 कितना मिलेगा बच्चा 5 मीटर, सॉरी 5 आंसर आएगा। ठीक है, अपना आंसर क्लियर हुआ, अपना आंसर सर क्लियर हो गया क्या बेटा? सर अब वो देखो जैसे S2 की हाँ बेटा, S2 की वैल्यू कैसे निकाली? S2 की वैल्यू, वो 8 मीटर को ऐड क्यों किया? क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है ना बेटा। हाँ मतलब होल 6 सेकंड का निकालना है क्या? यस, डिस्टेंस फॉर होल हाँ 6 सेकेंड। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। देखो अगर तुम ये मेथड को फॉलो करते तो ये बहुत इजी हो जाता,
कौन सा मेथड? ये वाला मेथड। कैसे? मुझे फिर तो अपने सारे फॉर्मूले याद है ना, मुझे अपने सारे फॉर्मूले याद है कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, क्या है। तो अब तुम मुझे बताओ, अगर 2 सेकंड की बात होगी तो 2 सेकंड यहाँ पे है और 4 सेकंड यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे ना, यही तो बातें होंगी। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं u यानी कि 16, तो 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 4, दिस विल बिकम 32 मीटर। तो मुझे हाइट कितनी मिल गई? 32 मीटर मिल गई। और मैं फिर यहां से यहां तक की दूरी निकाल लूं, ये कैसे निकालू सर? तो तुम मुझे बताओ, यहां से यहां तक आने का टाइम कितना? 2 सेकंड है ना, तो क्या मैं s इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर लगा सकता हूँ? तो ये टाइम आपको मिल जाएगा, ये दूरी आपको मिल जाएगी बच्चा 1/2 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो आपको वैल्यू कितनी मिली? 8 मीटर। अब अगर ये 8 मीटर मिला है और ये वाली लेंथ आपकी 32 मीटर है, 32 मीटर है, तो तुम मुझे बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी? क्या ये दूरी आपका 24 मीटर हो गया? और जैसे ही आपको ये तीनों सेंटेंस मिल गए, तो आप समझ गए कि भाई S1 की वैल्यू हो गई 24 मीटर, S2 की वैल्यू हो गई है 40 मीटर, और फिर अपना जो आंसर है 5 मीटर आना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। क्या मुझे सब, क्या जो मैं बताना चाहा क्लियर हो गया बेटा सेकंड मेथड से? यस सर। ठीक है, तो इट इज मच मोर फास्टर मेथड। अगर आप इसे विजुलाइज कर सको कि दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड इन द सिमिलर मैनर, जो कि हमने कहाँ पे पढ़ा है? फ्री फॉल वाली कंडीशन पढ़ा है, बॉडी को ऊपर फेंकने वाली कंडीशन में पढ़ा हुआ है। क्या इज दिस क्वेश्चन ओके? डन ना बच्चों? चलिए फिर, तो अब हम यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग A healthy young man standing at a distance of 6 meters from 11.5 meter high building sees a kid slipping from the top of a tower, top floor. With what uniform velocity in meter per second square starting from rest should we run to catch the kid at the arms of height? Okay, okay. तो एक क्वेश्चन देखो बेटा, a healthy young man standing at a distance of 6 meters from a 11.5 meter high building sees a kid slipping from the top floor. At what uniform acceleration should he be run to catch the kid in the arms at arms height? आर्म पे पकड़ लिया जाए, ऐसी बात कर रही है। तो बेटा ये सिंपल सी बात समझो कि ये बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट क्या है? 11.5 किलोमीटर, 11.5 मीटर बताई गई है। ठीक है, और पर्सन जो है, लेट अस से जो पर्सन है वो कहीं यहाँ पे खड़ा है, कहीं यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है। ये दूरी आपको क्या बोला बेटा? 6 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पर्सन को किड को कैच करना है, बच्चे को अगर पर्सन को अगर बच्चे को कैच करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जितने समय में ये नीचे गिरेगा, लेट्स से वो टाइम टी है, क्या उतने समय में से यहां पहुंच जाना चाहिए? मतलब इसका समय भी क्या होगा बच्चा? टी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों टाइम क्या हो जाएगा? टी। अब तुम मुझे बताओ, ये वाले के लिए टाइम क्या होगा? इसके बाद एक टाइम क्या लिखोगे? टी की वैल्यू क्या? √2 मल्टीप्लाइड बाई 11.5 डिवाइड बाई जी लिख दोगे, है ना? और जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है। तो अगर मैं 11.5 मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो √23 क्या आएगा? 23 डिवाइड बाई 10। ये हमारा टाइम मिल गया। अब तुम्हें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 रही होगी, तो जस्ट वो यहाँ पहुंच जाए उसकी बात करें, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? 6 है ना, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, क्या यहाँ से पुट करोगे? जब टी स्क्वायर यहाँ से आप यहाँ पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा बेटा? क्या आपको वैल्यू मिलेगी? 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू 23 डिवाइड बाई 20, सॉरी 23 डिवाइड बाई 10, 23 डिवाइड बाई 10, 20 में बेसिकली मल्टीप्लाई कर दे 2 और 10। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखूंगा? क्या ए की वैल्यू लिखी जाएगी 120 डिवाइड बाई 23, है ना बेटा? 120 डिवाइड बाई 23। अब मुझे इस क्वेश्चन में लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक, सर है ना? नहीं, इसकी हाइट, बिल्डिंग हाइट हाइट में टोटल प्रॉब्लम हो हाइट रही से है। माइनस करनी। क्या बोले बेटा?
सर उस अ, आदमी की आर्म हाइट दी सॉरी गई है सॉरी, ये 1.5 हाइट में मीटर। भूल गया था। ये हाइट में भूल गया तो 1.5 माइनस करना पड़ेगा ना। तो जब 1.5 माइनस करेंगे जो हाइट मुझे लेना है वो क्या हो जाएगा, ये आपको 1.5 पे लेना पड़ेगा 1.5। तो ये आ जाएगा आपका 10। तो अगर ये 10 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा 20, यानी कि दिस विल बिकम √2। ओके ओके, आई हैवंट सीन दिस पर्टिकुलर आर्म हाइट, तो मुझे लगा था कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 2। तो 2 से 2 कट गया, तो अपने को वैल्यू कितनी मिल गई, 6। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा? यस। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, two objects moving along the same straight line are leaving point A with an acceleration of a to a and velocity 2u respectively at time t is equal to 0. Distance moved by the object with respect to point A when one object overtakes other. ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बेटा आपने किया है क्या अभी तक? नहीं सर। नहीं सर। इसको मतलब लीव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। What is question number 6? A particle is thrown upward from the ground. It experiences a constant air resistance, which can produce an retardation of 2 meter per second square opposite to the direction of velocity of particle. The ratio of time of ascent to time of descent is alpha by beta, where alpha and beta are integers. Find the minimum value of alpha plus beta. Okay, find the minimum value of alpha plus beta. Okay, तो भाई यहाँ पे g ले लेते हैं 10। देखो फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक बॉल जिसको मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगा और जाकर के नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर यू वेलोसिटी से गया तो यू वेलोसिटी से आएगा, लेकिन कब, जब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो, जी, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या हो, जी। और जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों क्या होगा बच्चा, इक्वल होगा ना? यस और नो? सर रेजिस्टेंस भी तो दिया ना। मैं बात करता हूँ, पहले इतना बताओ, पहले इतना बताओ, हाँ क्या सर। क्या ये समझ में आ गया ना? अब इसी चीज को ध्यान हाँ। से देखो बेटा, जब एयर रेजिस्टेंस आ गया तो होने क्या वाला है, क्या यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी यू है, ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। बट अब जब ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे वेलोसिटी तो यू है ना। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या ऊपर की तरफ जाने के टाइम पे वेलोसिटी ऊपर थी तो रिटार्डेशन नीचे लगेगा ना? मतलब क्या यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, जो 2 है क्या उसमें लिखोगे जी प्लस ए, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और फ्रिक्शन फोर्स का रिटार्डेशन भी नीचे लग रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, क्या ये वैल्यू हो जाएगी 12, है ना? दिस वैल्यू विल बिकम 12। ना ध्यान से देखो, जब मैं नीचे आना चालू किया तो वेलोसिटी नीचे है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, कौन सा, जी। और ए किधर होगा बेटा, ऊपर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जी माइनस ए से नीचे आ रहा है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा क्या? मतलब जाने और आने के टाइम पे एक्सेलरेशन सेम नहीं है, मतलब इनका टाइम जो होगा वो बदल जाएगा, अलग अलग आएगा। अब टाइम अप ज्यादा होगा, टाइम डाउन ज्यादा होगा, ये मुझे पता नहीं है, तो निकालना चालू करेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो हम एक हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं कि अगर दोनों साइड इक्वल होता तो क्या जितना जाने का टाइम होता उतना आने का टाइम होता? यस और नो? अगर दोनों साइड इक्वल होता तो जितना जाने का टाइम होता वही आने का टाइम भी होता, यस और नो? यस सर। यस। और अगर ये कंडीशन है तो तुम सिंपल सी बात बताओ बेटा, क्या मैं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लूं जहां पे एच हाइट ट्रेवल करने के लिए, एच हाइट ट्रेवल करने के लिए बॉल ऊपर की तरफ जा तो रही विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ये ऊपर की तरफ गई और इसने एच हाइट ही ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया बेटा, एच हाइट ही ट्रेवल किया। लेकिन इस बार मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर करी है जिसमें ऊपर जाने के टाइम पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा और नीचे आने के टाइम पे भी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे टॉप पे तो वेलोसिटी क्या हो जाए बच्चा, जीरो ना, 0 मीटर पर सेकंड। और उसे कितना नीचे गिरना है, क्या टॉप से उसे नीचे गिरना है एच हाइट,
तुम मुझे बताओ, ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों इक्वल होगा? इस वाले सिचुएशन में क्या जाने और आने दोनों का टाइम इक्वल होगा ना बेटा? यस हाँ सर। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाइट क्या है, तो मैं निकाल भी नहीं सकता वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाने की वैल्यू निकालने के बजाय नीचे आने की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि नीचे आने की फॉर्मूला मुझे पता है। फॉर्मूला क्या पता है बच्चा? अगर कोई बॉडी ऊपर से ड्रॉप होती है, और एच हाइट नीचे आता है, तो उसका फॉर्मूला क्या दिया गया है? क्या उसका फॉर्मूला दिया गया 2h/g। पर यहाँ पे g की वैल्यू क्या 12 लिखी जाएगी, है ना? तो अब मुझे ऊपर जाने की बजाय क्या निकालना है बेटा? मुझे ऊपर जाने के बजाय मैंने क्या निकाल लिया, नीचे आने का टाइम। तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, टी अप। इसे मैंने क्या बोल दिया, टी अप। सिमिलरली सिमिलरली जब मैं ऊपर की बात करूं, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी थी ना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी थी, और से एच हाइट नीचे ड्रॉप होना है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे टी डाउन कितना हो जाएगा? टी डाउन की वैल्यू हो जाएगी √ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाई 8। 2 टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाई 8। क्या मेरी बातें समझ में आ गई बेटा? यस यस और सर। नो? यस। नाउ टेल मी, क्या टाइम ऑफ एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू √अल्फा/बीटा बोला ना? तो टाइम ऑफ एसेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि टी अप अपॉन टी डाउन है, एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8/12। √8/12। यहां से एक बात और क्लियर कर लो, जो कि आपके दिमाग में बहुत इधर उधर घूमता रहता है कि सर ऊपर जाने का टाइम ज्यादा होगा कि नीचे आने का टाइम ज्यादा हो। तुम बताओ, टी अप क्या है बच्चा? 8 के सामने है ना, और टी डाउन क्या है? 12 के सामने। इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हो कि टी अप मतलब जाने के समय, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, जाने का समय हमेशा कम होगा आने के समय से। बराबर क्या? जाने का समय हमेशा क्या होगा बच्चा, कम होगा, किससे? आने के समय से। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इट्स ओके आदित्य सनप, आपको ठीक है, आपसे मिस्टेक वाइज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 जगह मैसेज डाल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम मुझे बताओ, अल्फा बाय बीटा का आपको रेशियो निकालना था ना? तो ये अल्फा बाय बीटा क्या होगा बच्चा, रेशियो होगा ना? ये अल्फा बाय बीटा क्या है, रेशियो है ना बेटा? तो अल्फा बाय बीटा का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, कट दिया ना, तो यहां मिलेगा 2/3। 4 से कट किया तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा की? तो इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है 5। क्या क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं, 7 एंड 9। Police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turn at a speed of 72 km per hour. Jeep follows it at a speed of 180 km per hour, crossing the turn 12 seconds. 10 seconds later than bike. हाँ ठीक है, 10 सेकंड के बाद चालू किया, कीपिंग कांस्टेंट स्पीड। आफ्टर क्रॉसिंग द टर्न, जीप एक्सेलरेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अज्यूमिंग, बड़ा ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, अभी लीव करते हैं, ठीक है? इज दैट ओके? अभी से लीव यस सर। करते हैं, आफ्टरवर्ड इसे सॉल्व कर यस लेंगे। सर। देन क्वेश्चन नंबर 9 आपने पूछा है बेटा, a lift starts from a top of a mine shaft and descends with a constant speed of 10 meter per second. 4 seconds later, a boy throws a stone vertically upward from the top of the shaft with a speed of 30 meter per second. If the stone hits the lift at a distance x below the shaft, write the value of x/3। ठीक है, आपको x/3 की वैल्यू निकालनी है। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 20√6 की वैल्यू को 49 लेनी है, ठीक है? तो भाई लिफ्ट तो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है नीचे की तरफ। 4 सेकेंड लेटर बॉय ने क्या किया, बॉल को पत्थर को फेंक दिया ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड। इफ
stone hits the lift at a distance of x below the shaft, write the value of x by 3। तो आपको x by 3 बताना है। तो लेट अस से ये हमारा शाफ्ट है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 30 मीटर पर सेकंड से, ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ आएगी। और जब मैंने बॉल को फेंका था तब क्या लिफ्ट पहले से ही 40 मीटर नीचे था बेटा? और ये लिफ्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। क्या यही बात होगी ना भाई? यस और नो? यस। तो आफ्टर टाइम टी, ये कब होगा बच्चा? एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अब तुम मुझे बताओ एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे क्या होगा? तो टाइम टी इज इक्वल टू टी पे ये जो सब बॉडी है, यहां से ये जो लिफ्ट है, क्या वो 10 टी डिस्टेंस और चल चुका होगा? मतलब भाई पहले तो ये 40 चला ही हुआ था, अब उसने और कितनी दूरी ट्रेवल कर ली? उसने ट्रेवल कर ली 10 टी दूरी और। ठीक है, कितनी ट्रेवल कर ली बच्चा? 10 टी दूरी और ट्रेवल कर ली। और साथ में तुम मुझे बताओ, क्या अब ये जो अपना पत्थर है वो जस्ट हिट किया इसको, है ना? तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पत्थर ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 40 प्लस 10 टी। कितने टाइम में? टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या तुम एक इक्वेशन सिंपल सी बना सकते हो कि 40 प्लस 10 टी इज इक्वल टू 30 टी माइनस 40 प्लस 10 टी इज इक्वल टू 30 टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये बन जाएगा ना बेटा? यस और नो? और यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लिखोगे? 10। जी की वैल्यू क्या लिखेगा? 10। तो अब आपको यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी बच्चा? ये वैल्यू आपको मिल जाएगा -40 माइनस 10 टी इज इक्वल टू 30 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये कटा, इधर आया 6, इधर आया 5, इधर आया 8, बराबर। तो अब आपको टी स्क्वायर क्या मिलेगा? टी स्क्वायर माइनस 13, 6 प्लस 5 11, 11 टी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, बराबर है। कोई दिक्कत बच्चा आप में अभी तक यहाँ पे कोई नहीं? तो यहां से टी की वैल्यू क्या लिख लोगे? क्या टी लिख जाएगा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए 4ac। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चा? 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 121 माइनस 4ac तो प्लस 4 इंटू 8 इंटू 1 होल डिवाइड बाई 2a। So this will be 11 plus minus under root of 8 4 जा 32। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा 5 और आपको मिल गया 1। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? सर वहाँ पे टूटी आता है। कहाँ पे टूटी आता है बेटा? -20 को 5 से कट किया तो टूटी आता है। मैंने कुछ गड़बड़ किया कहीं पे? ओके, 5 को कट किया तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6 आया। ओ हो सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? 2 आएगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 6 प्लस 2 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आएगा 64। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 64 प्लस 32, दैट इज 6 एंड 9। 6 एंड 9 बराबर ना बेटा? ओके, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। नाउ नाउ क्या मैं 96 का रूट देखूं? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 96 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4, देन 16 8, फोर देन रूट 24, then 2 12, then 2 6, then 2 3। ठीक है, तो यहीं तक बात करें। मेरे पास एक और दो बातें हो गई भाई।
है ना। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या मुझे 4√6 मिल जाएगा बेटा, मुझे क्या मिल जाएगा, 4√6। तो ये हो गया 11 प्लस 4√6 डिवाइड बाई, 8 प्लस सर। अरे हाँ यार, 8 प्लस 4√6 डिवाइड बाई 2, 8 प्लस 4√6 डिवाइड बाई 2। क्या इतनी बात क्लियर बेटा? अभी ऑब्वियस सी है कि सर माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि 96 का जो रूट होगा वो 8 से बड़ा होगा, तो निगेटिव में टाइम नहीं हो सकता, टाइम निगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये वैल्यू आपको लिखने को मिल जाएगा बच्चा, देखना ध्यान से। क्या 2 से इसे लिख दूंगा 4 और यहाँ पे लिख दूंगा 2√6, और 2√6 यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 20√6 डिवाइड बाई 10। तो अब देखो यहाँ पे 20√6 को इन्होंने 49 बोला हुआ, 49 कंसीडर करो। तो 49 कंसीडर करने का मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपका 4 प्लस 49 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब आपको ये टाइम मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, टाइम 8.9। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कहाँ से निकालोगे, यहां से ना, ये x है ना बेटा, यहां से लेके यहां तक x है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x विल बी रिटन एज 40 प्लस 10t, दैट मीन्स 40 प्लस 40, और यू कैन से 10 इन ब्रैकेट 4 प्लस 49 by 10. So this will be 40 plus 40 plus 49. So it will be 80, 129, 129। आपको आंसर क्या चाहिए बेटा, आपको आंसर चाहिए x by 3, यानी कि 129 by 3। तो कट गया, कितना मिलेगा 4, और यहाँ पे मिलेगा 3। ठीक है, 43 विल बी योर आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। डन ना बच्चों? यस यस सर। यस। ओके, तो टुडे से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मुझे एक ट्रेन पकड़नी है, इस वजह से हो सकता है कि मैंने आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। ओके, तो अब क्या करें बच्चा, इसे बंद करते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन सेंड करता हूँ और वीडियो भी अपलोड करने के लिए लगा देता हूँ, बराबर क्या? इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, थैंक यू।